नमस्कार। आज एक बार पुनः लाइव क्लास में सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आगे अपन पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमने राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया है। उसके बाद में अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं लोकायुक्त के बारे में। आप इस शब्द से परिचित होंगे। लोकायुक्त और लोकपाल आपने सुना होगा कि कई बार इनके लिए आंदोलन भी किया गया। और आपको बताऊं कि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने भी 2014 में जो लोकपाल एक्ट बना था उसमें लोकायुक्त पद की जो है उनके प्रमुख है अध्यक्ष उनकी नियुक्ति की है। अभी पिनाकी चंद्र घोष नाम सुना होगा। और कई लोग जो लोकपाल और लोकायुक्त के लिए आंदोलन करने वाले लोग आज सीएम भी बन चुके हैं। तो अपन देखेंगे कि लोकायुक्त का क्या काम है। आपको बताऊं कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस पद की स्थापना हुई है। तो अपन इस पद की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं कि आज इस लोकायुक्त टॉपिक में अपन कौन कौन से बिंदु पर फोकस करेंगे सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इस लोकायुक्त की स्थापना, इस संस्था की स्थापना कब हुई और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा इसकी स्थापना को लेकर के। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि लोकपाल है उसके अंदर इसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट कौन करता है और इसका टर्म्स कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसका रिमूवल प्रोसेस क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, कि लोकायुक्त को किस तरह से हटाया जा सकता है, किस आधार पर हटाया जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि लोकायुक्त या उप लोकायुक्त जो भी है उनके वेतन भत्ते क्या है, वेतन कितना होता है, किसके समकक्ष होता है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में अगला अपना जो जिस पे अपन फोकस करेंगे वो है संरचना, स्ट्रक्चर क्या है। लोकायुक्त जो पूरी इंस्टीट्यूशंस है इसके अंदर कौन कौन होते हैं या फिर कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, तो उसके बारे में अपन इसकी संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद में लोकायुक्त अपना जो एनुअल जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है, वो किसको सौंपता है और उसको कहाँ पर रखवाया जाता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि वर्तमान में लोकायुक्त किन किन के विरुद्ध जांच कर सकता है और किन किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको बता दूं कि आरएस 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि लोकायुक्त किन किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। 5 मार्क में पूछा था, मेंस के क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया था। उसके बाद में हम देखेंगे कि शिकायत की क्या प्रक्रिया है, प्रोसेस क्या है, कंप्लेंट करने का क्या तरीका, हम किस तरह से लोकायुक्त में जाकर के शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद में इसके कौन कौन से कार्य हैं, क्या इसके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी पावर्स क्या है, शक्तियाँ कौन कौन सी है। और उसके बाद में अपन इसके बारे में देखेंगे कि वर्तमान में इस लोकायुक्त की कौन कौन सी कमियां हैं, लिमिटेशन क्या है, इसकी कमियां कौन कौन सी है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में एक पॉइंट है सुझाव, सजेशंस क्या हो सकते हैं। और यदि अपन सजेशन के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे और इसकी कमियों को दूर करेंगे तो ये जो अपनी संस्था है लोकायुक्त, ये क्या हो जाएगी, एम्पावर्ड हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले देखते हैं इसकी स्थापना। तो लोकायुक्त की स्थापना राजस्थान के अंदर हुई 1973 में। राजस्थान के अंदर लोकायुक्त की स्थापना 1973 में हुई। लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं कि राजस्थान में जो स्थापना 1973 में हुई, लेकिन इससे पहले इसका थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देखते हैं कि राजस्थान से पहले इसका क्या क्या बैकग्राउंड रहा है। कि जैसे लोकायुक्त, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर और स्टेट के अंदर जो करप्शन है उसको कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही इसकी स्थापना हुई है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि लोकायुक्त की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे क्या क्या रीजन रहे। तो सबसे पहला है, आपको मैं बताऊं कि 1963 में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया। प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया। और इस प्रशासनिक सुधार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे हरिचंद्र माथुर। प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था 1963 में, और जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरिचंद्र
माथुर। अब देखो प्रशासनिक सुधार जो समिति है इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि स्टेट के अंदर जो करप्शन है उसको कम करने के लिए यदि लोकायुक्त जैसी एक संस्था की स्थापना की जाए तो उसने मतलब करप्शन को कम करने के लिए लोकायुक्त संस्थान की स्थापना पर बल दिया था कि इस संस्था की स्थापना होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन को कम किया जा सके। तो 1963 में, उसके बाद में पर देखते हैं 1966 में, आपको पता होगा 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कमीशन आया था वो 1966 में आया था। देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एआरसी। आपको बताऊं जो सेकंड एआरसी आया था वो 2005 में आया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली थे। लेकिन जो प्रथम प्रशासनिक सुधार था भारत सरकार का, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। अब देखिए मोरारजी देसाई जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, इन्होंने भी इस लोकायुक्त जैसी संस्था स्टेट में करप्शन को कम करने के लिए लोकायुक्त जैसी संस्था की स्थापना पर क्या दिया था? बल दिया था। और उसके बाद में इन दोनों प्रशासनिक सुधार समिति और आयोग की जो सुझाव थे, जो इसकी रिकमेंडेशन थे, उसके आधार पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, सबसे पहले 1970 में उड़ीसा ने लोकायुक्त बिल पारित किया। लोकायुक्त बिल पारित किया। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने लोकायुक्त बिल पारित किया, लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त पद की जो स्थापना थी वो किसने की थी? 1971 में महाराष्ट्र। 1971 में महाराष्ट्र में पहले लोकायुक्त पद की स्थापना की। लोकायुक्त पद की स्थापना। अब ध्यान रखना कि उड़ीसा ने 1970 में लोकायुक्त बिल पारित कर दिया था, लेकिन इन्होंने स्थापना 1983 में लाकर की, 1983 में। लेकिन बिल कब पारित कर लिया था? 1970 में। और 1971 में महाराष्ट्र ने भी लोकायुक्त पद की स्थापना कर ली थी। सबसे पहले लोकायुक्त पद की स्थापना किसने की? महाराष्ट्र ने। और बिल पारित किसने किया? उड़ीसा ने। और इसी को मध्य रखते हुए हमने भी राजस्थान में 1973 में ले लोकायुक्त पद की स्थापना हुई। ये जो 1973 का एक एक्ट है, इसमें लोकायुक्त के साथ में एक उप लोकायुक्त की भी बात कही हुई है कि आपको पता है कि राजस्थान के पहले जो लोकायुक्त थे उसका भी आपको ध्यान रखना। पहले लोकायुक्त आईडी दुआ थे। कौन थे? आईडी दुआ। एक बार पूछा हुआ परीक्षा के अंदर ये, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो आईडी दुआ। 1973 में राजस्थान में हुई और 1970 में उड़ीसा ने लोकायुक्त बिल पारित किया, 71 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त पद की स्थापना। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में जो लोकायुक्त 1933 में स्थापना हुई, उससे पहले इसका क्या बैकग्राउंड है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखते हैं इसका अपॉइंटमेंट, इसका क्या प्रोसेस है, किसको इसके पद के लिए इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना आपको, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। अब देखो राज्यपाल जब नियुक्ति करेगा तो राज्यपाल क्या करता है कि लोकायुक्त पद की जो स्थापना है या इसकी ऊपर जो भी इसकी नियुक्ति करनी है, तो एक आपको पता है सीएम और इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। और राज्यपाल नियुक्ति करेगा तो एक सलाह के आधार पे करेगा। किसकी सलाह पे? सीएम की। लीडर ऑफ विपक्ष का नेता लिख दीजिए आप, ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है। और उसके बाद में सीएम हो गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया, और एक आपको ध्यान रखना है, इसका अंदर होता है सीजे। कौन होता है? सीजे, चीफ जस्टिस। इनकी क्या होगी? सलाह होगी। ध्यान रखना, इनकी सलाह के आधार पर
राज्यपाल क्या करेगा, लोकायुक्त की पद की क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा इसके ऊपर। और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी सलाह होगी, लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे व्यक्ति की इसकी ऊपर नियुक्ति की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए दो चीज, या तो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या हो जाना चाहिए, सीजे होना चाहिए, हाई कोर्ट का सीजे, या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या हो जाना चाहिए, जज। देखिए हाई कोर्ट का सीजे हो सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, वो व्यक्ति लोकायुक्त पर उसकी नियुक्ति की जा सकती है। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है, राज्यपाल द्वारा और सीएम विपक्ष नेता और चीफ जस्टिस की सलाह के आधार पर राज्यपाल क्या करेगा, लोकायुक्त पद की जो भी है इसके ऊपर इसकी नियुक्ति करेगा, लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा। और लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है उसका आपको ध्यान रखना है, कौन सा व्यक्ति हो सकता है इस लोकायुक्त पद के लिए मतलब पात्र हो सकता है। तो उसका क्राइटेरिया है या तो हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए, और या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। उसकी बाद में इसका टर्म्स देखते हैं, कार्यकाल कितना होता है। तो टर्म्स की बात करते हैं, तो टर्म्स इसका कितना साल होता है, 5 साल, 5 ईयर होता है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर थोड़ा संशोधन 2 बार किया गया है, थोड़ा सा इसको भी आप देखना है। मार्च 2018 में पिछली जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लोकायुक्त का जो टर्म्स था उससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल लेके आई सरकार, और उन्होंने क्या किया था, कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 8 साल। 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, 8 साल। लेकिन दोबारा जब सरकार चेंज हुई तो इस सरकार ने जुलाई 2019 में वापस बिल लेके आए और 8 साल से वापस क्या कर दिया, 5 साल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2 बार, मार्च 2018 और जुलाई 2019 के अंदर एक बार 5 साल से 8 साल किया और वापस से 8 साल से कितना कर दिया, 5 साल। तो वर्तमान में कितना है इसका कार्यकाल, टर्म्स कितना है, 5 ईयर, ठीक। उसके बाद में है इसका रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, इसको किस तरह से हटाया जा सकता है। तो देखिए रिन्यूअल प्रोसेस देखते हैं इसका। तो इसको कौन हटा सकता है, 2 चीज ध्यान रखना आपको, किस आधार पर इसको हटाया जा सकता है। देखिए इसको हटाने का आधार है, हटाने की प्रक्रिया इसको किसके द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा कदाचार और असमर्थता के आधार पर राज्यपाल द्वारा इसको हटाया जा सकता है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, इन 2 वर्ड के आधार पर राज्यपाल द्वारा इसको हटाया जा सकता है लोकायुक्त, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि लोकायुक्त के वेतन कितना होता है। तो ध्यान रखना लोकायुक्त का जो वेतन होता है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर। अब अपन देखते हैं कि हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसका वेतन वर्तमान में कितना है। आपको मैं बताऊं कि 1 जनवरी 2016 से पहले जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था उसका वेतन था 90,000 रुपए, और जो अन्य जस्टिस थे, अन्य जज थे, उनका वेतन था 80,000 रुपए। लेकिन 1 जनवरी 2016 के बाद में हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है इसका वर्तमान में जो वेतन है वो कितना है, 2.5 लाख रुपए। कितना है, 2.5 लाख। ये तो सीजे का हो गया, और अदर जो जज है इनका जो वेतन है वो है 2,25,000। तो ये आपको ध्यान रखना। तो हाई कोर्ट का जो सीजे है उसके इक्वल क्या है, इनका वेतन है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो लोकायुक्त है इनकी का स्ट्रक्चर क्या है, इस जो संस्था, इस इंस्टीट्यूशन की क्या स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वर्तमान में कौन कौन से अधिकारी हैं या फिर कौन कौन से काम करते हैं, इसकी हायरार्की क्या है, अपन देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर संरचना की बात करते हैं अपन। तो संरचना में सबसे ऊपर कौन आएगा, लोकायुक्त। लोकायुक्त, और लोकायुक्त को सहायता देने के लिए कौन काम करेगा, उप लोकायुक्त। और उप लोकायुक्त को सहायता सलाह देने के लिए कौन काम करेगा, एक सचिव काम करेगा, सेक्रेटरी। और इसके नीचे कौन काम करेगा, एक उप सचिव काम करेगा, डिप्टी सेक्रेटरी। और इसके नीचे काम करेगा सहायक सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो ये क्या है इस लोकायुक्त का स्ट्रक्चर, ध्यान देना। लोकायुक्त को सहायता देने के लिए उप लोकायुक्त होगा,
और उसके नीचे एक सेक्रेटरी होगा और सेक्रेटरी को सहायता देने के लिए एक उप डिप्टी सेक्रेटरी होगा और उसके नीचे क्या होगा, असिस्टेंट सेक्रेटरी होगा। तो ये इस लोकायुक्त जो संस्था है इसमें क्या है, स्ट्रक्चर है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद में जो इनकी एनुअल रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है, ये किसको सौंपता है, राज्यपाल। ध्यान रखना, वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, राज्यपाल। और राज्यपाल क्या कराता है, इस वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखवाता है, विधानसभा में रखवाता है। और जहां पे इस जो प्रतिवेदन होता है इसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। इसके ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कस। लेकिन आप सबको पता है कि जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है इसमें डिस्कस होता है कि नहीं होता है, ये तो आप सब जानते हो, क्योंकि इसकी एनुअल रिपोर्ट समय पे नहीं जा पाती है, इसलिए प्रॉपर तरीके से डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इसका प्रतिवेदन। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, कभी कभार क्या, जैसे कि राजस्थान में स्थिति हो रखी है कि राजस्थान के अंदर न तो लोकायुक्त है न उप लोकायुक्त है, उस स्थिति में इनका जो कार्यभार है वो किस व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि यदि लोकायुक्त नहीं है, यदि लोकायुक्त पद खाली है तो कौन काम करेगा, उप लोकायुक्त। कौन काम करेगा, उप लोकायुक्त। मान लीजिए उप लोकायुक्त नहीं है, मान लीजिए यदि उप लोकायुक्त नहीं है तो उस स्थिति में कौन काम करेगा, लोकायुक्त करेगा, उसका कार्यभार लोकायुक्त करेगा। लेकिन यदि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों की पद रिक्त हो, इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए उप लोकायुक्त भी नहीं है और लोकायुक्त भी नहीं है, दोनों की पद क्या है, रिक्त है। ये स्थिति वर्तमान में राजस्थान में है। आप लोगों को बताऊं कि जब इनका कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल किया था तो उस समय लोकायुक्त कौन थे, सज्जन सिंह कोठारी थे। लेकिन वापस से इसका जो टर्म है वो कम कर दिया, तो उस स्थिति में उन्होंने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। तो वर्तमान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों पोस्ट क्या है, खाली। जैसे मान लीजिए ये दोनों पद रिक्त है, उस स्थिति में क्या होगा कि राज्यपाल, थोड़ा ध्यान देना इसमें, राज्यपाल क्या करता है, हाई कोर्ट का जो सीजे होता है उससे डिस्कस करता है, और डिस्कस करने के बाद में किसी भी जज को क्या दिया जा सकता है, कार्य। किसी जज को क्या दिया जा सकता है, कार्य। तो यानी राज्यपाल हाई कोर्ट के सीजे से डिस्कस करता है चीफ जस्टिस से, और किसी भी हाई कोर्ट के जज को लोकायुक्त को क्या दिया जा सकता है, कार्य। तो वर्तमान में ये स्थिति हो रही है इसमें राजस्थान में, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला जो पॉइंट है उसमें जांच। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आप सभी ये जानते हो कि वर्तमान में जो लोकायुक्त है ये किन के विरुद्ध जांच कर सकता है और किन के विरुद्ध नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया भी था कि इस बार 2018 की जो आरएस मेंस थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकायुक्त किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स में पूछा था। तो आज हम देखते हैं कि किन किन के विरुद्ध जांच करता है और किन किन के विरुद्ध जांच नहीं करता। और वैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आज भी पता नहीं कि लोकायुक्त है क्या, तो अपन थोड़ा सा देखते हैं। इसकी ये कमी है सबसे बड़ी, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ठीक, तो देखते हैं अगला टॉपिक आपका, इसके अंदर पॉइंट है जांच। जांच देखिए, अपन इसमें 2 चीज अध्ययन करेंगे इसमें जांच में। एक चीज देखेंगे कि किन के विरुद्ध करता है और किन के विरुद्ध नहीं करता। सबसे पहले ये किन के विरुद्ध जांच कर सकता है और किन के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता, ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकायुक्त किन के विरुद्ध जांच कर सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मंत्री, किसी भी विभाग का मंत्री उसके विरुद्ध जांच कर सकता है। लोक सेवक, मंत्री, लोक सेवक। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जिला प्रमुख, जिले की बात करते हैं तो जिला प्रमुख, और साथ में उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। इनके खिलाफ इसलिए करते हैं क्योंकि जिला प्रमुख मतलब लोक सेवक की पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि लोक सेवक और जो जिला प्रमुख ये पैरेलल पोस्ट है दोनों। और उसके बाद में अपन लोकल में देखते हैं तो प्रधान, उप प्रधान,
और अब अपन अर्बन की बात करते हैं तो अर्बन में क्या हो जाएगा, जैसे अर्बन में बात करते हैं तो महापौर, महापौर या फिर उप महापौर, ये नगर निगम की बात होगी। और यदि अपन नगर पालिका और नगर परिषद की बात करते हैं तो नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर परिषद। परिषद, ठीक है। और कहीं यूआईटी है तो यूआईटी का अध्यक्ष, इनके खिलाफ क्या कर सकता है लोकायुक्त, जांच कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मंत्री हो गया, लोक सेवक हो गया, जिला प्रमुख या उप जिला प्रमुख हो गया, प्रधान और उप प्रधान हो गया, महापौर उप महापौर हो गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया, और ये नगर पालिका नगर परिषद दोनों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया। उसके बाद में यूआईटी का अध्यक्ष। इनके खिलाफ लोकायुक्त में क्या की जा सकती है, जांच की जा सकती है। अब अपन देखते हैं कि लोकायुक्त की कुछ जांच नहीं करता है, जांच नहीं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी किनकी खुद जांच नहीं कर सकता। तो देखिएगा, मंत्री आ गया, यहाँ सबसे पहले सीएम, ये सीएम की खुद जांच नहीं कर सकता। सीएम के बाद में आगे जाते हैं एमएलए, सरपंच और पंच, सरपंच और पंच। यानी सीएम के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, एमएलए के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, सरपंच और पंच के खिलाफ भी लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। अगला पॉइंट देखते हैं अपन कि जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान हाईकोर्ट के जो भी जज है या फिर जो भी कर्मचारी है उनके खिलाफ नहीं कर सकता। तो हाईकोर्ट के जज है, अन्य कर्मचारी, इनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। और उसके बाद अपन देखते हैं कि अपनी जो विधानसभा है, तो विधानसभा के जो उसमें सचिवालय के जो अधिकारी और कर्मचारी उनके खिलाफ नहीं कर सकता है। सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, उसके बाद में अपन देखते हैं कि बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखिए आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, इनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। और उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान का जो एजी है, महालेखाकार, एजी अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार, इनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता है। और उसके बाद में जो अपना राज्य निर्वाचन आयुक्त है, हमने पढ़ा है, उसके खिलाफ भी नहीं कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और लास्ट में आगे ध्यान रखना, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके खिलाफ भी ये जांच नहीं कर सकता। तो मोटे तौर पे आपको ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त किनके विरुद्ध जांच कर सकता है, किनके विरुद्ध जांच नहीं कर सकता। ये मेंस का भी क्वेश्चन है, 2018 का आरएस मेंस पूछा गया था। तो ध्यान रखना है कि सीएम, एमएलए, सरपंच पद के खिलाफ नहीं कर सकता, हाईकोर्ट के जज व अन्य कर्मचारी उनके खिलाफ नहीं कर सकता, सचिवालय, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता, आरपीसी के अध्यक्ष सदस्य उनके खिलाफ जांच नहीं कर सकता, और अपना जो एजी है, महालेखाकार है, उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता है, और राज्य निर्वाचन आयुक्त और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जांच। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो लोकायुक्त के ऊपर शिकायत कैसे करें, इसका क्या प्रोसेस है, कंप्लेंट का क्या प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा समझिए। और आजकल आपको बताऊं कि किसी भी विभाग के जो भी अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ जब लोकायुक्त करते हैं, कई बार शिकायतें झूठी भी होती है, क्योंकि यदि किसी लोक सेवक से किसी की नहीं बनती है, कोई टीस होती है, उस आधार पर भी आजकल शिकायतें होती है, उस पर क्या डिसीजन होता है उसके बारे में देखते हैं। क्या प्रोसेस है, पर किस तरह से इसकी शिकायत कर सकते हैं, तो उसके थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में देखते। तो शिकायत की प्रक्रिया,
शिकायत की क्या प्रक्रिया देखिए, सबसे पहले जो शिकायत करता है उसका नाम और पता देखिए। शिकायत करता का शिकायतकर्ता का जो नाम और पता है उसको आपको क्या करना है, 10 रुपए का जो वसूल है, आप देखिए 10 रुपए के शपथ पत्र के साथ में 10 रुपए का शपथ पत्र है, उसके साथ में एक पत्र लिखा जाता है। और पत्र किसके नाम लिखा जाता है, पत्र को एक पत्र लिखा जाता है। और पत्र किसके नाम से लिख सकते हो, तो उस पत्र को आप सचिव के नाम लिख सकते हो, क्योंकि अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था उसमें सचिव या फिर उप सचिव के नाम लिख सकते हो, और या फिर सहायक सचिव के नाम लिख सकते हो, सहायक सचिव। तो देखिए आप शिकायतकर्ता क्या करेगा, शिकायतकर्ता 10 रुपए के शपथ पत्र के साथ एक पत्र लिखेगा, या तो सचिव को या उप सचिव को या सहायक सचिव। मान लीजिए आपने सचिव को पत्र लिखा, तो सचिव क्या करेगा, शिकायतकर्ता की जो है उसके आधार पर जांच करेगा। ठीक है, तो यदि शिकायत प्राप्त करेगा, शिकायतकर्ता के विरुद्ध जांच करेगा, और जांच करने के बाद में जो भी लोक सेवक है या फिर जो भी संस्था है उस लोक सेवक से एक सबसे पहले, जैसे मान लीजिए या लोक सेवक के खिलाफ उन्होंने शिकायत की, तो लोक सेवक से क्या करेगा, एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगेगा, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल रिपोर्ट मांगेगा, तथ्यात्मक रिपोर्ट। तो सबसे पहला काम क्या करेगा, शिकायत प्राप्त कर ली, और फिर शिकायतकर्ता के विरुद्ध वो लोक सेवक से क्या करेगा, एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगेगा। और तथ्यात्मक रिपोर्ट के बाद में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांग सकता है, या फिर लोक सेवक को व्यक्ति से बुला सकता है, व्यक्ति से भी बुला सकता है, ध्यान रखना। या तो लोक सेवक से सीधा मांग लेगा कि आप तथ्यात्मक रिपोर्ट सौंपो, और या फिर उसको व्यक्ति सुनवाई के लिए बुला सकता है। यदि शिकायत सही होती है, यदि शिकायत सही है, तो क्या करेगा, जांच के आधार पर यदि शिकायत सही है, दोनों के पक्ष को सुनेगा, और सुनने के बाद में यदि उसको लगेगा कि शिकायत सही है, तो वो क्या करेगा, राज्य सरकार को सलाह देगा अनुशासनात्मक कार्रवाई। लोक सेवक के विरुद्ध क्या करेगा, अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सलाह देगा। किसको देगा, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार को क्या करेगा, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की क्या देगा, सलाह। तो ये प्रोसेस है, जैसे आपने सबसे पहले 10 रुपए के शपथ पत्र के साथ में एक पत्र लिखा सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव के नाम से, और वो शिकायत प्राप्त करेगा, और शिकायत प्राप्त करने के बाद में लोक सेवक से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगेगा, और या फिर लोक सेवक को व्यक्ति से बुला सकता है। और यदि शिकायत सही होती है, दोनों के पक्ष को सुनने के बाद में उसको लगता है कि शिकायत सही है, तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए किसको लिखेगा, राज्य सरकार को कहेगा, राज्य सरकार को सलाह देगा कि भाई इस लोक सेवक के खिलाफ क्या किया जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला प्रोसेस, इसकी कार्य का फंक्शंस क्या है। तो देखिए अगला इसके अंदर पॉइंट है फंक्शंस। तो सबसे पहला इसका कार्य है, कार्य देखिए, पहला इसका काम है कि ये लोक सेवक या जो राजनीतिक प्राधिकारी होते हैं उनके खिलाफ क्या करता है, शिकायत प्राप्त करता है। देखिए, शिकायत प्राप्त करना, ठीक है, सबसे पहला ये क्या करता है, शिकायत प्राप्त करता है। ठीक है, जो भी लोक सेवक है या फिर राजनीतिक मशीनरी है उनके खिलाफ ये क्या करता है, शिकायत प्राप्त करता है, पहला काम ये। और सेकंड जो इसका कार्य है कि शिकायत की क्या करना, जांच करना। जैसे शिकायत प्राप्त कर ली किसके खिलाफ, लोक सेवक या फिर राजनीतिक मशीनरी। ठीक है, इनके खिलाफ शिकायत प्राप्त कर ली, और उसके बाद सेकंड में शिकायत की क्या करता है, जांच करता है।
शिकायत की जांच करना। तो जैसे शिकायत प्राप्त हुई और उस शिकायत के ऊपर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और इसके साथ साथ एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी, मान लीजिए उसको शिकायत के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो ये क्या डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए किसी जांच में उसको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। उसके बाद में मान लीजिए कि शिकायत जो करता है वो झूठा है, ठीक है, देखिए इधर शिकायत करता है यदि झूठा है तो उनके खिलाफ, तो उनको भी ये क्या करता है, दंडित करता है, उनको भी दंडित करना, ठीक है। और उसके बाद में एक चीज ये भी है कि मान लीजिए कोई शिकायत नहीं है, तो ये अपने विवेक से स्वमोटो से, यानी अपने आप स्वमोटो से स्वतः संज्ञान लेकर के भी क्या करता है, किसी के खिलाफ जांच कर सकता है, ठीक है। स्वसंज्ञान किसी लोक सेवक, किसी लोक सेवक के विरुद्ध क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, या किसी संस्था के विरुद्ध ये मतलब ले सकता है, स्व संज्ञान ले सकता है। इसका आधार पर ये स्वतः संज्ञान लेकर के स्व मोटो से किसी लोक सेवक या किसी संस्था के विरुद्ध क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके मेन काम है, शिकायत प्राप्त करना, और जो शिकायत प्राप्त हुई है लोक सेवक या राजनीतिक प्रतिनिधि के खिलाफ, उसकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और उसके बाद में यदि मान लीजिए शिकायतकर्ता सही नहीं है, झूठा है, तो उसको दंडित करना, और स्वतः संज्ञान से या स्वतः संज्ञान से स्वमोटो से किसी लोक सेवक के विरुद्ध जांच कर सकता है। तो इस आधार पर इसकी 4 बड़े काम। उसके बाद में इसकी क्या क्या पावर्स है, सत्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखना है, सत्य कौन कौन सा। तो सत्य में सबसे पहले ये किसी से सबूत मंगवा सकता है, डॉक्यूमेंट कागजात मंगा सकता है, तो डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट मंगवाना। और सेकंड है शपथ पत्र मंगवाना, यदि उनको इन्वेस्टिगेशन में कहीं शपथ पत्र की जरूरत है या फिर कोई कागजात की जरूरत है, तो ये किसी लोक सेवक से या किसी संस्था से कागज मंगवा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए उसको हाई कोर्ट के किसी जजमेंट की जरूरत है, एक किसी रिकॉर्ड की प्रतिलिपि चाहिए, अभिलेख की मान लीजिए किसी प्रतिलिपि की जरूरत होती है, तो वो हाई कोर्ट से अभिलेख प्रतिलिपि भी मंगवा सकता है, ठीक है। तो मोटे तौर पे 3 इसकी शक्तियां हैं, डॉक्यूमेंट मंगवाना, लोक सेवक या संस्था के विरुद्ध जो भी जिनको इन्वेस्टिगेशन में जरूरत पड़ रही, और शपथ पत्र मंगवा सकता है, या फिर हाई कोर्ट से किसी जजमेंट की कॉपी या अभिलेख की जो प्रतिलिपि है वो भी हाई कोर्ट से ये मंगवा सकता है। तो ये 3 इसकी मेन शक्तियां है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी कमियां हैं, लिमिटेशन क्या क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका भी, कि वर्तमान में जो अपना लोकायुक्त है इसकी क्या क्या कमियां हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं अपन। तो कमियां तो आपको पता है, अपने जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ा था, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के की भी जो भी समस्या है वो की वो कमियां किसकी है, लोकायुक्त की कमी है। तो सबसे पहले हम कमी देखते हैं कि जैसे आप बताओ कि कई लोक सेवक और प्राधिकारी जो है इसकी जांच से बाहर है। जैसे इधर देखिए, पहली इसकी कमी है, लोक सेवक प्राधिकारी जैसे कौन कौन बाहर है, सीएम के खिलाफ जांच नहीं कर सकता है, एमएलए के खिलाफ भी जांच नहीं कर सकता है, सरपंच और पंच, ये पहली कमी है। देखिए लोक सेवक या प्राधिकारी के विरुद्ध लोकायुक्त क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता, ये इसकी पहली। इसके बाद में आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका जो वार्षिक प्रतिवेदन है, मैंने आपको बताया कि इसको सौंपता राज्यपाल, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, इस एनुअल रिपोर्ट पर कोई चर्चा नहीं होती। देखिए इधर रिपोर्ट सौंपता तो राज्यपाल को है, लेकिन राज्यपाल इसको विधानसभा में रखवाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर क्या नहीं होता, डिस्कस नहीं होता, चर्चा नहीं होती है, ये इसकी सबसे बड़ी। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारियों की कमी है, और आज भी आप देख रहे हो कि दोनों पोस्ट खाली है, कर्मचारियों की कमी, ठीक है।
और कर्मचारियों की कमी और उसके साथ साथ इसकी एक जांच, इसके बाद जांच एजेंसी भी नहीं है, जांच तंत्र का अभाव। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जिसका जो इन्वेस्टिगेशन जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का अभाव है, क्योंकि इसके पास खुद की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, तो जांच तंत्र का अभाव हो गया। कर्मचारियों की कमी होगी, जिसकी जो वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है, एनुअल जो रिपोर्ट होती है, जिसके ऊपर विधानसभा में प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होता, डिस्कशन नहीं होता है। और वर्तमान में जैसे कई ऐसे प्राधिकारी हैं जैसे सीएम है, एमएलए है, सरपंच है, जो इसकी जांच के दायरे से क्या है। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकायुक्त है उसको लेकर के लोगों में क्या नहीं जागरूकता। देखिए जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव। अब लोगों को ये पता नहीं है कि अपन लोकायुक्त में किन के विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं, तो वो अभी तक लोगों को पता नहीं है। एक सबसे बड़ी कमी है वो एक है जागरूकता का अभाव। आप किसी भी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप किन्हीं लोगों को पूछोगे कि लोकायुक्त क्या होता है, उनको पता नहीं है कि लोकायुक्त है क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारी इसकी क्या है, कमियां हैं, लिमिटेशन है इसके। और अब अपन बात करते हैं कि मान लीजिए इस लोकायुक्त जो संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इसको अपन क्या करना है, एम्पावर करना है, इसको सशक्त करना है। तो इसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, सजेशन क्या क्या है। तो सुझाव में अपन क्या करेंगे, सुझाव में जो अपनी कमी है इसको अपन पॉजिटिव कर देंगे। जैसे देखिए यदि ये लोक सेवक और जो प्राधिकारी है जैसे सीएम, एमएलए, सरपंच और पंच को भी अपन इसकी जांच के दायरे में ले लें। सेकंड है इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसके ऊपर विधानसभा में प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और कर्मचारी की कमी है उसको पूरा करना जरूरी है। और उसके बाद में जो जांच तंत्र है, जो इन्वेस्टिगेशन जो मैकेनिज्म है, वो इसकी एक मान लीजिए एजेंसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए। उसके बाद में लोकायुक्त को लेकर के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराया जाए। तो ये सारे जो अपने जो भी इसकी लिमिटेशंस है, इसको यदि अपन पॉजिटिव कर देंगे तो ये अपना जो लोकायुक्त जो संस्था है ये क्या हो जाएगी, एम्पावर हो जाएगी, सशक्त हो जाएगी, अच्छे तरीके से क्या करेगी, काम करेगी। तो आज ये जो अपने पढ़ा लोकायुक्त, इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी ध्यान से इसको देखेंगे, क्लास को देखना अच्छे से। तो अपने मतलब जैसे सबसे पहले मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया, आरटीसी पढ़ लिया और राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, उसके बाद में ये लोकायुक्त पढ़ लिया। अब अपना एक टॉपिक रहा है 2011 जो गारंटी एक्ट है, उसको अगली क्लास में